अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आया नू एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट और एक दफ़ा फिर आपको साल 2024 के आखिरी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपसे अगले साल यानी साल 2025 में मुलाकात होगी और ये साल भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमने बहुत सारी ख्वाहिशों के साथ इस साल को शुरू किया, बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारे टारगेट्स, बहुत सारे गोल्स सेट किए, बहुत सारी असाइनमेंट्स हमें कंप्लीट करनी थी, बहुत सारी इनर चेंजेस अपने अंदर लेके आनी थी और कितना और किस हद तक हम इस टारगेट्स को अचीव कर पाए हैं, ये तो पर्सनल लेवल पर हर शख्स अपने बारे में जानता है कितनी ग्रोथ कर पाया। लेकिन एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको दूं तो वो जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपका माजी अगर आपके हाल से बेहतर नहीं है, यानी अगर आपका हाल जो है वो आपके माजी से बेहतर हो चुका है, यानी माजी में जितने भी साल आपने गुजारे, आपका ये साल जो है आपकी अगर 10% ग्रोथ भी हुई है ना, तो मेरे ख्याल में आप सक्सेसफुल रहे हैं। अपने टारगेट जो आपने सेट किए हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल आपने कुछ 10%, 20%, 25% ज्यादा अचीव कर किए हैं, तो मेरे ख्याल में आप सक्सेसफुल हैं, आप कामयाब हैं। साल 2025 के लिए अपने गोल्स आज से ही सेट कर लीजिए। एक लिस्ट बनाइए एनेक्डोट्स के अंदर, उस लिस्ट के मुताबिक अपनी चीज़ों को करते चले जाइए, अपनी मंजिलें अबूर करते चले जाइए। आसमान खुला है आपके सामने उड़ान भरने के लिए, कैपेसिटी आपके पास है, कुदरत ने आपको पर दे रखे हैं, आपको दिमाग दे रखा है, अब उड़ना आपने खुद है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। और नस्ताइन जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इस्तेआना या आउन, और ये एक बड़ी स्पेसिफिक काइंड ऑफ हेल्प होती है और ये वो हेल्प होती है जिसमें अगले बंदे की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होती है। यानी आप सिर्फ ऐसा बैठ कर अल्लाह ताला से हेल्प कर मांगेंगे, हेल्प नहीं आ जाएगी, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हेल्प तलब करनी होगी। तो ये आउन हेल्प होती है जब आप कुछ ना कुछ टास्क करने की कोशिश करें और वो आपसे बेहतर तरीके से ना हो रहा हो, फिर अल्लाह ताला की मदद जो है वो तलब करें। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मरीम रज़ा, जो कि हमारे रिपोर्टर है। मरीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा इमरान, हम साल के अख्ताम में हैं, अब आपसे अगले साल मुलाकात होगी, यानी साल 2025 में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो साल 2024 में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारे इदारों ने कितनी डेवलपमेंट की, कहाँ पर कमियां रही, कौन कौन सी कमियां रही, कौन सी चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, किस हद तक बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ज़रा ओवरऑल रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, कोई हार गया, कोई जीत गया और ये साल भी आखिर बीत गया। तो अगर बात करें तो फैसलाबाद में डेवलपमेंट सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो फैसलाबाद को हमेशा से महरूमी में रखा गया। यहाँ पर जराइम की रोकथाम के हवाले से 4 अरब 22 करोड़ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। यहाँ बात करें तो फूड अथॉरिटी का टेस्टिंग लेबार्ट्री का मंसूबा 30 करोड़ लागत का वो मुकम्मल ना हो सका। यहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, 4.5 अरब से ज़ायद की लागत का फैसलाबाद चनियोर सरगोदा रोड मुकम्मल ना हो सका। यहाँ पर 5 अरब लागत के करीब मेन रनवे बना, लेकिन 777 तैयारे ना उतर सके। इसी तरह फैसलाबाद में अबव द 100 कॉलेज एंड स्कूल्स बिल्डिंग डिक्लेयर डेंजरस, उनकी बहाली ना हो सकी। हॉस्पिटल की रेनोवेशन, ताज़ीन और आइश के काम ना हो सके। जेलों में कैदियों की सहूलत के लिए मल्टी स्टोरी बैरक्स की स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका। फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, उसके पेश नज़र यहाँ पे इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम पर काम ना हो सका। फैसलाबाद को बेसिकली महरूमी में रखा गया। वफाकी और सूबाई मौसम में रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें आती रही शहरियों की। अबव 10,000 फैसलाबाद में ऐसे शहरी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दायर की और उनकी दाद रसी ना हो सकी। तो फैसलाबाद में साल 2024 में मसाइल जूं के तूं रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अफसरान हैं, उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी कि किस तरह हम आवाम की जो जिसे कहते हैं कि फ्लाई मनसूबों के हवाले से बात करें तो उनको किस तरह हम डिलीवर कर पाएँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो आपने इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, जिसके दफातर के लिए करोड़ों के फंड्स आपने रखे। आपकी रेजिडेंट्स ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से TAD अलाउंस की मद में आपने करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन वो जो बच्चे ज़मीन पर बैठे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, उनको आपने वेल फर्नाइज्ड बिल्डिंग्स नहीं मुहैया की। तो फैसलाबाद में ऐसे
बीसियों मसाइल हैं जो हल करने की ज़रूरत है। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है जो टैक्स में भी सबसे आगे है और हर मामले में आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद को महरूमी में रखा गया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन की अदम तवज्जो, इसके साथ साथ जितने भी अफसरान की अदम तवज्जो के बायस ये मनसूबे पाया तकमील तक ना पहुँच सके। और साल 2024 में जैसा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही और इसमें फैसलाबाद को काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कि जो मंसूबे हैं उसमें नुकसान का सामना करना पड़ा। किसी ने रोक दिया, किसी ने चला दिया, किसी की तख्ती लग गई, किसी ने अगली तख्ती आके उतार दी। इस तरह जिसे कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम में फैसलाबाद को जो ओवरऑल नुकसान का सामना करना पड़ा थ्रू द डेवलपमेंट सेक्टर, तो जिसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें जूँ के तूँ मतलब साइड्स पे विज़िट ना कर सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद में रोड सेक्टर और इसी तरह दीगर ऐसे मसाइल हैं जिनकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। आपने मेट्रो बस का मंसूबा लॉन्च करने का वादा किया, वो भी वफा ना हुआ। अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का मंसूबा लॉन्च करने का वादा किया, वो वफा ना हुआ। फैसलाबाद में ऐसे बीसियों मसाइल हैं। आप कम से कम वो मज़दूर जो अपनी कम से कम उजरत अभी लेने को तरस रहे हैं उस पर अमल दरामद न करवा सके, और इस तरह के ऐसे बीसियों मसाइल हैं जो फैसलाबाद को फेस करने पड़ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ज़िली इंतज़ामिया है इस पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। आपने सुथरा पंजाब, बिल्कुल सुथरा पंजाब मुहिम लॉन्च की और वो भी देख लें कि आपने मतलब वो प्राइवेटाइज कर दी। अदारों की निष्कारी आप लोग करते रहे, अदारों को डेवलप ना किया और वो जो आपके प्लान थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लॉप होते रहे। और आप लोगों को ज़रूरत इस समर की है कि साल 2025 में ये चीज़ें दोहराई ना जाएं, जो आपकी नेग्लिजेंस थी, जो आपका मिसिंग पॉइंट था उसको फिल किया जाए, ताकि साल 2025 में फैसलाबाद के फलाही अवामी फलाही मनसूबे, डेवलपमेंट सेक्टर और स्पेशली जो ह्यूमन बिल्डिंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, उसको आप बूस्टअप कर सकें और फैसलाबाद को एक मिसाली शहर बना सकें। यहाँ पे अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, वो बनाएं और इनको बाकायदा से फैसलाबाद को एक डेवलप सिटी इंट्रोड्यूस करें। यहाँ बिल्कुल, इमरान ने बड़ी अच्छी बात की है कि फैसलाबाद के लिए जितने भी मंसूबे तय किए गए थे उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका। मरियम मुझे बताएगा कि फलाही इदारों के हवाले से अगर बात करें, सोशल सर्विसेज के हवाले से, तो उसमें भी हम काफ़ी पीछे रहे हैं। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जो साल 2024 में शुरू किए गए, लेकिन साल पूरा गुजर गया, वो कंप्लीट नहीं किए जा सके। कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, ये ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया शराज भाई। 2024 कुछ लोगों के लिए अच्छा था और कुछ लोगों के लिए ना होने के बराबर था कि अगर वो गुजर भी रहा था तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे हालात यूँ के तू हैं। अगर हम महंगाई से शुरू कर लें तो महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर आने वाले 15 दिन और हर 10 दिन के बाद हमें महंगाई का एक बहुत बड़ा टैग जो है वो नज़र आता है। वो हर चीज़ के ऊपर होता है, बेशक वो गैस हो, बिजली हो या दीगर चीज़ें, इवन कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे होते हैं। जो आपने दूध भी डेली बेसिस पे यूज़ करना है वो भी महंगा हो जाता है। तो इस हालात के अंदर हमारी आवाम गुजारा कर रही है। बेशक 2024 हो, 25 हो, 26 हो या 27 हो, अगर यही हालात रहेंगे तो शायद लोगों को साल बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुक्मरान बदलने से या उनकी नीयतें बदलने से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मसला ही बड़ा नीयतों का है, क्योंकि हमारी नीयतें ही नहीं ऐसी कि हम आवाम को कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकें। अगर हम अब फलाही इदारों की तरफ आ जाएँ तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आई कि पूरा साल अगर फ़ंड्स आए भी तो मिले नहीं, और अगर दिए जाने चाहिए थे तो वो दिए नहीं गए। आप फैसलाबाद के अंदर सोशल वेलफेयर में अगर उसके कॉम्प्लेक्स की ही बात कर लें तो वहाँ पर ADP स्कीम की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के अंदर है, उनको कंप्लीट होने की ज़रूरत है, वो कंप्लीट नहीं हुई, वो वैसी की वैसी ही पड़ी रही। उसके साथ बात कर लेते हैं हम वुमेन हॉस्टल की, जो कि ख़वातीन के लिए बनाया गया है। जैसे इमरान साहब ने बात की कि बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो डेंजरस है, वहाँ पर नहीं रह सकते। उस बिल्डिंग की तामीर भी नहीं हो सकी, ना ही उसका कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो किया जा सका। सोशल वेलफेयर के अंदर दारुल अमान, ओल्ड एज होम और उसके साथ साथ नशेमन का इदारा जो कि मजदूर अफराद के लिए था, उसको ADP स्कीम ना होने की वजह से बंद कर दिया गया। दारुल अमान की बिल्डिंग 2 साल से बंद पड़ी थी, उसको 2 साल से तामीर पे थी, लेकिन उसकी भी तामीर मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि कहा गया था कि 24 के अंदर इसको कंप्लीट करके हम रेडी कर देंगे जी, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो सारे वहाँ रह सकेंगे। वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद रह गया ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम की एक तो बिल्डिंग की तामीर चलें जो थी तो सी, लेकिन वहाँ पर जो बुज़ुर्गों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, जिसके अंदर बेसिक उनकी हेल्थ था, उनका एम्बुलेंस वहाँ होना था, वो उनको नहीं मिल सका। यानी कि जो बेसिक नीड थी 2024 की या उन इदारों की, वो भी उन्होंने पूरी नहीं की। अब
दूसरी तरफ अगर चले तो सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर कमेटियाँ बनाई गई थी, तो 2 साल पहले इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी। इस साल के 3 से 4 माह के अंदर इन्होंने कहा कि हम वहाँ पे चेयरमैन बिठाने लगे हैं। शम्स गुच्छा साहब को उन्होंने 2-3 बार उसका नोटिफिकेशन जारी किया कि चलें आपको देते हैं 2 बार 3 बार। अब दोबारा से वो दोबारा ख़त दिया गया और वहाँ पर आने वाले जो माजूर अफराद थे, ज़रूरतमंद अफराद थे, वो 2 साल से तो चक्कर लगा ही रहे थे। अब जब उनकी बारी आई थी कि शायद हमारी सुनवाई हो जाएगी, वो चेयरमैन लग गया है, लेकिन वो दोबारा से उन्होंने खींचने। ठीक है, फैसलाबाद के लिए अगर खास तौर पर ओवरऑल अगर बात करें, बर्ड आई व्यू से फैसलाबाद को देखें, तो फैसलाबाद के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए गए लेकिन उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरियम रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे गेस्ट हमें अगले सेगमेंट के ज्वाइन कर चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर्स, खासतौर पर सिटी 41 के रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू करें, इंटरेक्शन करें और जाने कि उनकी बीट में साल कैसा रहा। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्दुर्रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इनके साथ साथ उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको भी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं? अच्छा अब्दुर्रहमान, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ओवरऑल ये साल 2024 कैसा रहा? कल हम नए साल में होंगे, 2025 में होंगे, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं नए साल से? शराज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो नया साल है उससे पहले कुछ अहद किए जाएं अगले साल को बेहतर बनाने के हवाले से। तो ये मुल्की हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो इसमें पिछला ये साल 2024 खासा मुश्किल भी रहा है, लेकिन इसकी एंडिंग अच्छी रही। उम्मीद है कि 2025 भी बेहतर गुजरेगा, क्योंकि देखें कई चीज़ें इसमें बेहतर हुई हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से किसानों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पूरे साल में। उनकी जनास नहीं बिकी, लेकिन अब उनको किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक कार्ड दिए गए हैं उनको। इसी तरह से आपने सुना होगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो नादार ख़वातीन हैं उनको भैंसें और गाय बकरियां भी दी जा रही हैं। तो ये बड़े अच्छे मंसूबे होते हैं जो उनके लिए एक समझ लें कि पूरी फैमिली एक अच्छे तरीके से चल सकती है। फिर उनको बिजली के बिल्स पर रिलीफ दिया जाता है। तो मजमूई तौर पर मिला जुला सा रहा। महंगाई एक बहुत बड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट रहा है जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं। यही वजह बनी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर का रुख किया, लोगों ने इधर रोज़गार कम हुआ है। इंडस्ट्री वालों के लिए ये साल कुछ अच्छा नहीं रहा, स्पेशली जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बड़ी फैक्ट्रीज़ भी खैर बड़ी बंद हो गई। ये साल इस हवाले से भी बड़ा खौफनाक रहा है। कई अहम शख्सियात छूट गई। PMLN के हवाले से बात की जाए तो इसरार अहमद मुन्नी खान टिकट होल्डर मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी थे जिनका इंतकाल हो गया। इसी तरह से कई अच्छी चीज़ें भी इस साल में हुई। इलेक्शन हुए, PMLN ने हुकूमत बनाई। फैसलाबाद में तो PMLN को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओवरऑल पंजाब में मरकज़ में PMLN ने हुकूमत बना ली। तो कई वादे भी किए। मरीम नवाज़ ने इधर विज़िट किया था कुछ महीने पहले, जहाँ पे उन्होंने IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा माहौल दोस्त बसें चलाने का ऐलान किया। मेट्रो बसों का मंसूबा उसका ऐलान किया। वासा के हवाले से फंड्स आए। तो ये शहरियों के लिए भी कोई कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं रहा। PMLN की हुकूमत की ये खूबी बहरहाल होती है कि एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा फोकस रहते हैं। फिर इकानमी के हवाले से आप देखें कि इस पूरे साल में फरवरी के बाद जब भी उनकी हुकूमत आई है तो डॉलर आपको स्टेबल रेट पे मिलेगा ना। पूरा ये 8-9 महीने पूरा स्टेबल रहा है डॉलर। तो ये बहरहाल बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि डॉलर की इंस्टेबिलिटी से बैंकों ने पैसा कमाया फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए। उन लोगों ने कमाया जो करेंसी एक्सचेंज से मुंसलिक लोग हैं, जो डॉलराइजेशन करते थे। एग्जैक्टली। फिर इसके अलावा इस साल में जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाई गई, उसका इम्पेक्ट ये पड़ा कि आपकी जो ब्लैक इकानमी थी उससे आपको निजात मिली। फिर उसके अलावा वही करेंसी में भी इन्वॉल्व थे, काबल तक उनके डॉलर्स जाते थे, उससे निजात मिली। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बुरा साल रहा है 2024, कि इसमें कोई नया मंसूबा नहीं सामने आया, कोई नया मंसूबा नहीं बिका, कहीं पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन दूसरी जानब स्टॉक मार्केट के हवाले से बड़ा अच्छा साल रहा है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड 1,10,000 पॉइंट्स तक जा पहुंची। तो इंटरेस्ट रेट बड़ा नीचे आया इसमें। खैर इसी हुकूमत ने ज़्यादा किया था, लेकिन इसी हुकूमत ने अब अच्छा खासा कम कर दिया। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये 2024
अब एंड है, आखिरी दिन है, तो 2025 से बड़ी उम्मीदें वापस हैं कि अगर फ्यूल प्राइसेस कम ना हुई, यहाँ पे अगर मेंटेन रहती है अगले 3-4 महीने, जैसे कि आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं मुसलसल, उसके इम्पैक्ट इन्हें पहुँचाने चाहिए, कुछ 40-50 रुपये का फ़र्क आना चाहिए पहले 2-3 महीनों में, लेकिन नहीं भी आता तो स्टेबल रहती हैं, तो बहरहाल ये भी बड़ी हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। शराज कीमतें अगर मुस्तहकम ही रहें, बढ़े ना, तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, वो काफ़ी हद तक आसान रहता है, लोगों के लिए चीज़ें बेहतर रहती हैं। लेकिन जब महंगाई आती है या कीमतें फ्यूल की बढ़ती हैं तो उससे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। देखें ना, मैं हैरान हो गया सुन के उमैर के ईंट का रेट जो है वो 12,000 से बढ़कर 17,000 हो गया और हमें पता ही नहीं है। मतलब जिस तरह से अभी रहमान बात कर रहे हैं कि वाकई में चीज़ें स्टेबल रहें, कम ना हो लेकिन बढ़े ना, तो मेरे ख्याल में लोग अपना लाइफ साइकिल जो है उस मुताबिक सेट करना शुरू कर देते हैं। तो साल 2024 को आप किस तरह से देखते हैं इदारों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और साल 2025 से क्या उम्मीद है? शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो हम इकानमी को लेकर बात करते हैं। बिलखुसूस जब भी किसी मुल्क में इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम आता है, तो उसके बाद ही मुआशी इस्तेहकाम जो है या मुआशी तरक्की है वो मुमकिन हो पाती है। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि 2024 में इंतखाबात हुए, जनरल इंतखाबात हुए, ताहम उसके बाद से जब नून लीग के इत्तेहाद के साथ वफाकी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, तो उसके बाद से अफवाहों का एक बहुत ज़्यादा बाज़ार जो था वो गर्म था। कभी सितंबर की डेडलाइन दी गई, अक्टूबर नवंबर के शायद गवर्नमेंट जा रही है, अफवाहें उड़ती रही, मगर आज भी ये गवर्नमेंट मौजूद है। तो इस जो थोड़ी स्टेबिलिटी आई है उसकी वजह यह है कि उसका रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट पाकिस्तान की इकानमी में और मुआशी जो मामलात हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेहकाम नज़र आया। सबसे पहले तो हम 2024 में इंटरेस्ट रेट को देखें आप, ये 21 पे था, 21 से ये 13% पे आ गया, और अब भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि शायद ये सिंगल डिजिट आने वाले दिनों में 2025 में ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से 2024 का साल बहुत अच्छा रहा है, और एशिया में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा रही है। अगर सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई को देखा जाए तो महंगाई में भी 24 के दौरान बहुत ज़्यादा कमी आई है, लेकिन अगर हम इसको ऑन ग्राउंड या अवामी नज़र से देखें तो उस तरह से कमी चीज़ों में नहीं हुई। उसमें अशियाए ज़रूरिया हैं, खाने पीने की मसनूआत हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप स्वी गैस की कीमतें देखें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ है 2024 के दौरान वो गैस प्राइसेस में हुई है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम सरकार के जो इदाद-ओ-शुमार हैं जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसको गुज़श्ता साल के साथ या माजी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो उनके मुताबिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, दुनिया के कई ममालिक आप देखें वहाँ पर इन्फ्लेशन इसी तरह है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, लोगों की इनकम अच्छी है, या उनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं और उसकी वजह से लोग खुशहाल हैं, तरक्की याफ्ता है, उनको महंगाई इतनी महसूस नहीं हो रही। पाकिस्तान का मसला यह है कि हमारी इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही, ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर इजाफा हुआ है या होता है तो मामूली सा इजाफा होता है। आप देखिए सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मेजर पोर्शन है, तो उसमें कितना इजाफा हो रहा है, एनुअली यही कोई 10 से 12% के राउंड में, या कभी वो भी कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बाइंग पावर या आपकी इनकम महदूद होती है तो इस सिचुएशन में महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आप देखें बिजनेसेस के हवाले से, तो बिजनेसेस के हवाले से 2024 कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा। बिलखुसूस जिस तरह अब्दुर्रहमान ने पहले बात की, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है जिसको हम लोकल इंडस्ट्री कहते हैं, उनके लिए ये साल बुरा था, उनके कारोबार में बेहतरी नहीं आई, या फिर आप कह लें कि छोटे स्केल पर जो लोग कारोबार करने वाले थे मुख्तलिफ सख्तियों और पाबंदियों और स्पेशली इम्पोर्ट्स पे पाबंदियों की वजह से उन लोगों का बिज़नेस जो है वो पूरी तरह से मुतासर हुआ है, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो लोगों की बाइंग पावर महदूद होना भी है। उसकी वजह से उन लोगों का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ है, अच्छा उस पर इम्पैक्ट नहीं आया। ना ही आप देखें इंटरेस्ट रेट कम हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई, लेकिन बिजनेसेस में मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। आप देखें कितनी फैक्ट्रियाँ, कितना वावेला रहा आज तक
कि कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, स्पेशली स्पिनिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है, छोटे यूनिट्स बंद हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप पावर लूम्स की सिचुएशन देख लें, एक वक्त ऐसा आया कि कबाड़िए भी उनको नहीं ख़रीद रहे थे, इतना डाउनफॉल इंडस्ट्री पे पाकिस्तान में आया। तो इंडस्ट्री में 2024 में कोई बेहतरी नहीं आई, ताहम उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर 2025 में इस तरह कोई इंटरेस्ट रेट में कमी का कोई इम्पैक्ट जो है वो उस पर नज़र आ जाए। अगर इसमें मज़ीद कमी होती है, सिंगल डिजिट में जाता है, तो मुझे उम्मीद है जिस तरह प्रॉपर्टी का कारोबार है या टेक्सटाइल के कारोबार है, तो उसमें कुछ ना कुछ मज़ीद इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी, क्योंकि जब लोग बैंकों से पैसा उठाएंगे वहाँ से उनको इंटरेस्ट या प्रॉफिट कम मिलेगा। तो मुझे कभी उम्मीद है कि 2025 का साल जो होगा वो कम से कम फैसलाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए कारोबारी लिहाज से इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। ठीक है, कारोबारी लिहाज से, सरमाए के हवाले से बेहतरी आएगी और हम उम्मीद भी करते हैं कि 2025 जो है वो कारोबारी लिहाज से बड़ा अच्छा साल रहे। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद हैं और इनके साथ साथ अब्दुर्रहमान मौजूद है। गुफ्तगू कर रहे हैं हम साल 2024 कैसा रहा, साल 2025 से क्या उम्मीदें हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा रहमान इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। फैसलाबाद को अगर आप देखें ओवर बर्ड आई व्यू से देखते हैं, आपको फैसलाबाद आज भी वैसा ही नज़र आता है जैसा आपको साल 2020 में नज़र आता था। कोई नई बिल्डिंग, कोई नई इमारत, कोई नया अदारा, कोई नई लाइब्रेरी, कोई नया हॉस्पिटल, कोई सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर नई मशीनरी, कुछ आपको नया नज़र नहीं आता इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये मुझे लगता है कि अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि फैसलाबाद के साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है। अब इसको आप एक इल्ज़ाम दे सकते हैं कि सियासी जंगें जारी रही पिछले 3-4 साल के अंदर, उससे पहले कोविड रहा जिसकी वजह से नई डेवलपमेंट नहीं आई। तो अब हम तवक्को कर रहे हैं साल 2025 में फैसलाबाद को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में नया मिलेगा। शराज, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है जो मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है, और वही चीज़ें होती हैं जो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, कंस्ट्रक्शन पे, हर कारोबार पे असरअंदाज होती हैं। अगर पीटीआई को जिस तरह से पहले 3 साल बड़े उनके स्टेबल रहे हैं, जिसमें आप देखें टेक्सटाइल को फ़रोग दिया गया, टेक्सटाइल के लिए बेहतरी हुई, प्रॉपर्टी के लिए हुई, तो फिर उसके बाद जब अदम इत्मीद आई है तो फिर सारा कुछ वापस चला गया। फिर अदम इत्मीद के बाद पीडीए में हुकूमत आई है तो फिर पीटीआई के एहतजाज शुरू हो गए उनके। तो जब किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा हो तो फिर वो सारा फोकस अपनी हुकूमत बचाने पे करेगा। पीडीएम ने कितने एहतजाज हुए, फिर 9 मई हो गया, निगरान सेटअप में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे फ्लाई ओवर भी बनाया, लेकिन वो बड़ा महदूद टाइम था, 1 साल था। अस्पतालों की जो रिवैम्पिंग हुई तकरीबन 50 सालों के बाद ये काम हुआ था। अभी इनके पास फुल फ्लेज पावर्स हैं, इनको कर देना चाहिए था। मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद का विज़िट किया, लेकिन अभी ऐलाना आता है, जैसे मैं रिपीट कर चुका हूँ कि बहुत सारे ऐलाना आता है, अगर वो अगले 4 सालों में भी हो जाते हैं तो PMLN को यहाँ से वोट मिल जाएंगे। आप देखिए 2008 में, 13 में नून लीग को बहुत वोट मिला यहाँ से, 18 में 50% मिले, और ये 24 में तो बिल्कुल सफाया हो गया। तो उसकी वजूहात पे इनको गौर करना चाहिए कि इन्होंने पीडीएम के दौरान महंगाई की, फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया, कोई भी काम नहीं हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2008 के बाद से फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह खान ही वज़ीर चले आ रहे हैं। कोई भी बंदा इनको वजारत के लायक और नहीं मिलता कि जिसको वजारत दी जाए सूबे में या मरकज़ में। कोई थोड़ी बहुत टेनूर में मिली भी होगी तो कोई फुल फ्लैज मिनिस्टर उन्होंने उस तरह से नहीं बनाया। तलाल चौधरी को चंद महीनों के लिए बनाया था इंटीरियर मिनिस्टर में, ये 2017 की बात है। तो अभी देख लें इस हुकूमत में फिर राना सनाउल्लाह खान वज़ीर है। तो अब ये 16 सालों में अगर फैसलाबाद के लिए कुछ नहीं हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी राना सनाउल्लाह खान पर है। अगर कुछ हुआ है तो सारी सी बात है ये आज भी फिर होने जाएगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जाता है। ये रेवेन्यू में भी आगे है, ये लोगों को जॉब्स देने में भी आगे है, ये इंडस्ट्री के हवाले से भी बड़ा इसमें पोटेंशियल मौजूद है। ये पंजाब में जितने भी ज़िले हैं सबसे ज़्यादा गांव इस ज़िले में मौजूद हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौंसल टैक्स इकट्ठा करती है। फिर इसी तरह से सिटी एरिया इसका बहुत बड़ा है, लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई मंसूबे हों।
ये वजारतों में नज़रअंदाज किया गया, मेगा प्रोजेक्ट्स में नज़रअंदाज किया जाता है। एयरपोर्ट के हवाले से आप देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट का बड़ा जो है वो दरीना मुतालबा है कि यहाँ पर बनाया जाए साहियावाला में बड़े हॉस्पिटल्स, IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इन्होंने PDM की जब हुकूमत आई थी 2022 में तब का किया हुआ है। इस बात को भी 2 साल गुजर गया है। ये पहले नवाज शरीफ पार्क बना दिया, अब देखें गोल्फ क्लब का क्या बनाते हैं, कोई होता है ये नहीं। फिर फेडमक जो है वो उसको कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उनको रिलीफ दिए जाएँ, NOC क्लियर किए जाएँ। देखिए सनतकारों के मुतालबात हैं कि उनको 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, सारे टैक्स हमारे से एक जगह से ले लो। एग्जैक्टली, एक फ़ाइल हो, NOC के लिए फ़ाइल आई है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या कॉरपोरेशन जहाँ पे भी आई है, वहाँ पे ही एक डेस्क होना चाहिए जहाँ से फ़ाइल खुद ब खुद जाती रहे। एक टाइम फ्रेम हो 2 से 3 महीनों का, तो उसमें उस जिसके नाम से फ़ाइल आई है उसके साथ इन टच रहा जाए और 2 से 3 महीनों में फ़ाइल। अच्छा उमर, मुझे ये बताएगा, अब रहमान ने बड़ी ही खूबसूरत बात की 1 विंडो ऑपरेशन, इसके वाले से चूँकि आप FBR को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, 1 विंडो ऑपरेशन हो जाता है और सारे के सारे टैक्सेस अंडर 1 एम्ब्रेला सनतकारों से ले लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके पास बड़ा प्रोडक्टिव टाइम होगा हाथ में कि वो अपना काम जो है वो कहीं पर तवज्जो कहीं और दे सकें। बट साहब ज़ाहिर तो ये बड़ी सादा सी और बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है 1 विंडो ऑपरेशन जो है, लेकिन आप ये देखें इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स फेडरल के हैं, कुछ प्रोविंस के डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर तो प्रोविंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ही अंडर 1 रूफ उनकी सर्विसेज को नहीं किया जा सका है मुकम्मल तरीके से, तो फिर फेडरल और पंजाब के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा एक जगह पे करना मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और शायद हमारे हुक्मरानों की ये उस तरह से तरजीहात भी नहीं होती हैं कि इस तरह के कुछ ऑपरेशंस के जाए। मिसाल के तौर पर जिस तरह रहमान भाई ने बात की फेडमिंग के हवाले से, तो आप देखें एक सनतकार वहाँ पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, अगर कोई वहाँ पर इंडस्ट्री लगाता है तो वहीं पर ही एक ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए फेडमिक ऑफिस के अंदर या वहाँ पर जो स्टेट है इंडस्ट्रियल स्टेट वहाँ पे, जिसमें तमाम फेडरल और सूबाई महकमों के नुमाइंदे मौजूद हों, जिस और एक फ़ाइल जमा हो और 2 माह के अंदर अंदर उस फैक्ट्री के लिए NOC मिल जाए। यहाँ तक कि उसको जो यूटिलिटीज़ हैं बिजली की, फेस्को की या सुई गैस की, वो उनका भी NOC मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर तो सिर्फ अगर एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ही ले लें तो उनका NOC लेने में ही करीबन साल 10 माह 12-14 महीने लग जाते हैं। बड़ा टाइम टेकिंग है। मेरे ख्याल में एक पूरा रोड मैप है जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और साल 2025 के हवाले से बात करें तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है उस रोड मैप के ऊपर तवज्जो देगी जिस रोड मैप के तहत सनतकारों को फैसिलिटेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया उमर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुर्रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। CTR 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साल 2024 कैसा रहा, 25 से क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या गोल, क्या क्या टारगेट जो हमने सेट करने हैं एज लॉन्ग एज द डेवलपमेंट ऑफ फैसलाबाद इज कंसर्न। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर जो कि एंकर पर्सन है सिटी 41 के। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साल 2024 आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, तजुर्बे के मुताबिक कैसा रहा है? बिज़नेस के हवाले से बात करें, आप बिज़नेस की बीट देखते हैं, आप न्यूज़ नाइट प्रोग्राम करते हैं, आपका इंटरेक्शन जो है वो कारोबारी हजरात के साथ, एक्सपोर्टर के साथ होता है। तजारती लेवल के हवाले से बात करें, एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, ये साल कैसा रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कितना खमियाजा बिजनेस कम्युनिटी भुगतती रही है और साल 2025 हमारी क्या उम्मीद है? बहुत शुक्रिया शराज। साल 2024 तकरीबन रुखसत हो चुका है और आज गुरूब आफ्ताब के बाद तुलूए आफ्ताब होगा तो नया साल होगा। बहुत सारी हर एक के लिए इस साल, गुज़िश्ता साल में बहुत कुछ डिफरेंट होगा। उम्मीद के साथ नए साल के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन अगर मैं पहले दिन से आगाज़ से बात करूं तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ रहा है। 2024 में इलेक्शन से आगाज़ होता है। 1.5 साल गुज़िश्ता से चलने वाली अदम इस्तेकाम की, सियासी अदम इस्तेकाम की इंस्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल, वो चलती आई और वो हमें दिसंबर में जाके एक बैठक लगी। अब 2 जनवरी को नई बैठक लगनी है तो उम्मीद पैदा ये हो रही है कि इसमें जाके चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छा, तिजारत की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुनाफे में रहा है 11 माह में।
इसका मतलब है कि साल 2024 साल 2023 से तो बेहतर रहा है। सिर्फ एक महीना ऐसा, 2 महीने ऐसे थे जून और जुलाई के, जो 2023 की बनिस्बत इस साल जो है जून और जुलाई खसारे में रहे, वगरना तमाम 9 महीने जो हैं वो मुनाफे में रहे हैं। उन 9 महीनों में से 4 महीने जो हैं वो $1.5 अरब सरप्लस गए हैं। तो पाकिस्तान मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत मुश्किलात का शिकार रहे एक्सपोर्टर्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि $1 अरब से ज़ायद के वाजिबुल अदा रकूम गवर्नमेंट अपने खाते में रख के अपने आप को तो अपने खसारे कवर करती रही, लेकिन एक्सपोर्टर्स के वो पैसे हैं, पहले तो उसे 18% कर दिया गया 17 से, फिर उसे वो भी पूरा नहीं मिलता, उसे कहीं थ्रेशोल्ड 12 मिलता है, वो बैकलॉग में 3-4% चले जाता है, और वो दिया जाएगा, कब दिया जाएगा आज तक पता ही नहीं चला। PRA के रिफंड्स, इनकम टैक्स रिफंड्स हैं, ये मिला के को 450 अरब रुपया बनता है जो एक्सपोर्टर्स को देना है। एक्सपोर्टर्स का पैसा, उनका हक, वो उसके लिए लाइनों में लगे। वज़ीर-ए-आज़म का वो स्पीच मुझे याद है कि मुझे पता है FBR वाले रिश्वत लेते हैं। जब यहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म को इस चीज़ का बावर है चीज़ों का, तो मेरे ख्याल में फिर इसका तदारक होना चाहिए था। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो साल 2024 फैसलाबाद का भयानक साल रहा है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कर गए वो कर गए, उसके बाद इस शहर में एक ईंट भी नहीं लगी, बल्कि बर्बादी का हमने साल देखा। इस शहर की एक्सप्रेसवे, कैनाल एक्सप्रेसवे देखें तो शहर का बेड़ा गर्क हुआ है, गड़े ज़्यादा हैं, सड़क कम है। सूसा रोड तबाह बर्बाद है, आपकी में जड़ावाला रोड बर्बाद हुई पड़ी है, आप शेखपुरा रोड ख़त्म हो चुकी है, आपकी सरगोदा रोड एक साइड ख़राब है, आप झंग रोड पे चले जाएं, वो मोहसिन नकवी बनवा के चले गए, वो ही बनी है। सरगोदा रोड भी कमालपुर इंटरचेंज से लेके चिनाब चौक तक वो बनवा के चले गए, जो 1.5 साल से नहीं बनी थी, बन गई। उसके अलावा कोई आपका ऐसा नहीं रोड जिस पे समुद्री रोड पैच वर्क भी हुआ हो। इसलिए चीज़ें असर नो फैसलाबाद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आनी थी, वो बसों का ऐलान CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने किया, हमें बसें वो वीडियो में नज़र आ रही हैं। अब डेट 14 अगस्त 2025 की दी गई है कि तब ये फैसलाबाद में नज़र आएंगी, और उम्मीद है इससे भी लेट हो जाएंगी। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उम्मीद नाउमीदी के अंदर है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हुई। मरीम नवाज़ के मंसूबे पे मंसूबा शुरू होना इस बात का गमाज नहीं है कि वो अच्छी CM है, इस चीज़ का गमाज है कि वो चीज़ दिखाने के लिए कर रही हैं। अगर इसका रिएक्शन मेरे ख्याल में एक मंसूबे के ऊपर प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ काम किया जाए तो नताइज बहुत मुस्बत निकल सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे मोटरसाइकिल दिए गए, 20,000 देने थे, 19,000 पेट्रोल दे दिए, 1,000 इलेक्ट्रिक दे दी, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन का मजाक था। व्हीकल हेल्थ ऑन व्हील्स के नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तमाम किराए की गाड़ियाँ ले ली गई। अगर इसी से हस्पतालों की अपग्रेडेशन मजीद हो जाती, जो मोहसिन नकवी करके गए थे, ज़्यादा डॉक्टर भर्ती हो जाते, और RHUs अच्छा, आपको लगता है कि साबिक वज़ीर आला ने जो इक़दामात किए थे वो रियलिटी ऑन ग्राउंड को देखते हुए किए थे? अगर उन्होंने ये फ्लाईओवर बना के दिया, कंप्लीट करके दिया, उन्होंने हॉस्पिटल्स की शक्ल बदली, उन्होंने थानों की शक्लें बदल दी, तो मुझे लगता है कि ये जो किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, जो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, हालिया जो CM की तरफ से किए जा रहे हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए उसके ऊपर मबनी नहीं है। अब देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है हवा में प्रोजेक्ट है। मुझे तो लग रहा है कार्ड गवर्नमेंट है ये, बिजनेस कार्ड, फलान कार्ड, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, सेहत कार्ड, हर चीज़ में कार्ड आ गया। आप ये तो देखें, इन लोगों ने इन कार्ड का इस्तेमाल करना है, इनका बिलाशुबा किसान को जहां अगेती फसल के लिए बहुत परेशानी होती थी, उसे वो पैसे दिए गए, लेकिन क्या उसके पैसे वापस ना करने पे आप ये भी तो बताएं ना, उसकी ज़मीन प्लज होनी है, 30,000 रुपये में 1 एकड़ प्लज होनी है, फिर छुड़वाने के लिए 10,000 ऊपर देना पड़ेगा। अब ये तो मेरे आप जैसे लोगों को भूल जाती है डेट कि हमने आज पैसे क्रेडिट कार्ड जमा करवाने थे। किसान तो बेचारा उसे तो अपना पिन कोड भूल जाता है बार बार, और वो उस पिन कोड के लिए, ये देखें आप, पिन कोड के लिए बैंक में गया, बैंक ने कॉल की, वो कहते नहीं उस बंदे से बात करें, वो कहते जी वो सफ़ेद अनपढ़, उसे नहीं समझ आ रही है आपकी बात की। ये हैं मुश्किलात। बिल्कुल प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए अब किसानों ने अभी ऐलान कर दिया है कि हम अपनी गंदम 2800 में नहीं देंगे। अगर मरीम नवाज समझती है कि हमसे लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर लें, आपकी गवर्नमेंट चले जाएगी, 2800 में गंदम नहीं देंगे। किसान इत्तेहाद ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो 2025 से पहले बहुत सारी मईशत के मुस्बत इशारे एक दिन पहले आपके प्रोग्राम में बैठ के कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, जहां किसान दीवार बनने के लिए तैयार हैं। हमने देखा बरतानिया के अंदर, हमने देखा स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, हमने देखा
हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर किसान ने अपनी पावर शो की, जब वो कहते हैं कि जो बीजता है ये अनाज वो भूखा मरेगा तो फिर आप भी रोटी नहीं खाओगे, आप भी भूखे मरोगे। तो यही किसान अब पंजाब का करने जा रहा है अगर इसमें वो कामयाब होता है। अब देखें ना, किसान को यहाँ पंजाब के अंदर पौने आप रेट निकालते हैं 400 गन्ने का, अब जो कि स्पोर्ट प्राइस नहीं है, हवाई ऐलान था, रेट मिल रहा है 350 पौने 300। ये वो है जो बहुत कैटेगरी का जाके मिल से मिल रहा है, जबकि यही किसान को रेट जो कांटे के ऊपर है वो 250 पौने 300 मिल रहा है। अच्छा, आपके हमसाया सिंध के अंदर आपका हमसाया सूबा 450 तक रेट ले गया है, तो आप किसान का इस्तेसाल नहीं कर रहे। आप गंदम कम पे ख़रीदते हैं, वो ज़्यादा पे ख़रीद रहे हैं, आप किसान को कम सब्सिडी देते हैं, वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप ये तो देखें आप अपने किसान को क्या सबक दे रहे हैं। आपका जनूबी पंजाब का जितना माल है वो उठ के सुबह बदर हो जा रहा है, उठ के साथ वो सिंध में जाके बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत है। आपकी गंदम जाके KPK में बिक रही है क्योंकि ज़्यादा कीमत है। इसका मतलब है कि आप इसकी नेग्लिजेंस को अपनी को कवर करने के लिए कह रहे हैं आटा सस्ता है, आप फिक्स रेट करें, उसके मुताबिक चीज़ें दें। साल 2024 में सरकारी आटा नहीं दस्तयाब हुआ, रमज़ान सर पे है, यूटिलिटी स्टोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, बंद कर दिया, खत्म हो गए। अब यूटिलिटी आप कैसे और कहां और किस तरह आप सब्सिडी देंगे, क्योंकि आपके पास यूटिलिटी स्टोर नहीं होंगे तो लोगों को कहां लाइनें लगवानी है। स्टेडियम्स के अंदर मोहसिन नकवी ने अगर आटा दिया था तो हमने उसको लाइव में मॉनिटर किया चीज़ों को कि कैसे दिया जाता रहा। सारी यूटिलिटी स्टोर में फाकी गवर्नमेंट देती रही, अब फाकी गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर दे दी कि मरियम नवाज साहबा आपने पिछली बार भी रमज़ान बाजार नहीं लगाए, लोगों के घरों में राशन दे दिया। रमज़ान बाजार लगाएं, मैं भी टैक्स देता हूँ, शराज आप भी टैक्स देते हैं, सारे लोग टैक्स देते हैं, हमारा भी हक है कुछ सस्ती चीज़ के ऊपर, हम भी गरीब ही हैं। 3-4 साल पहले 19 रमज़ान सस्ते बाजार लगाए जाते थे फैसलाबाद शहर के अंदर, डिवीजन पूरे के अंदर, और मेरे ख्याल में वो उस बाज़ारों से वो गरीब बंदा बड़ा मुस्तफ़ीद होता था जो पूरे महीने का राशन रमज़ान का खरीदने में 5-6 हज़ार रुपये की सब्सिडी, उसके लिए बड़ी बड़ी सब्सिडी। आप मेरे ख्याल में गरीब ठीक है, हक है गरीब का, लेकिन सबको दें अपॉर्चुनिटी। आपकी इस वक्त मिडिल क्लास जॉब होल्डर ज़्यादा तंग है, जिसकी तनख्वाह के अंदर हाँ सफ़ेद वो अपना भरम है रखे हुए है, वो दिखा नहीं सकता अपना पेट भरना करके, वगरना वो ज़्यादा मजबूर है इस वक्त, क्योंकि उससे घर का गुजारा नहीं हो रहा। उसको ऐसे मेरे तो ख्याल में इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं महंगाई की शरह कम हुई, आपने आज महंगाई की हकीकी शरह 6% पे लेके आनी है। आप बाजार लगा दें, कमर टूट जाएगी ग्राम फरोशों की, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं, किराना वाले ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। मैं किराना वालों को इस्तेसाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब आपका कंपैटिबल रेट्स नीचे गिरेंगे, आपकी वो मार्केट बंद हो जाएगी, तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होनी है। जब डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होनी है, रेट हाइक होंगे। आप यहाँ बाजार खोलें, जब बाजार खोलेंगे तो डेफिनेटली उसके मुकाबिल आपकी चीज़ें जो हैं वो बाजार में आपकी चीज़ें मैनेज रहती हैं। किराने वाले को पता है कि मेरे 2 गलियां छोड़ के बाजार लगा हुआ है, अगर मैंने रेट उठाया लोग वहां चले जाएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे, तो उसको भी मालूम होता है कि मैंने ग्राम फरोशी नहीं करनी। तो ये बड़ा ईज है, इसका मुश्किल नहीं है। 3 साल कमोबेश हो गए हैं कमिश्नर फैसलाबाद की कमिश्नर बने हुए, वो बैठी ही हैं सिर्फ, मुझे लगता है वो सिर्फ निशिस्त पे बर्जुमान है और नहीं कुछ कर रही। उनके नीचे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पैच वर्क उनके अंडर है, उनके अंडर तजावजात का ऑपरेशन है। कहाँ है तजावजात का खात्मा, कहाँ है पार्क्स की बहाली, कहाँ है स्ट्रीट लाइट्स का चलना। फैसलाबाद में स्ट्रीट लाइट्स रात को ऐसे होता है जैसे आप खौफनाक किसी अंधेरे के शहर में आए हैं, बड़ी मेन शहर के ऊपर स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं चल। तो फिर आखिरकार वो जो 3-3 सालों से निशिस्तों पे मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है बिलाल डोगर ने जो बात की है ना, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर शहर की भाग दौड़ को संभाल रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो उनका ताल्लुक फैसलाबाद से नहीं होता, तो उनकी वो एक कनेक्टेड और एक उनसियत फैसलाबाद के साथ वैसी नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आने वाले साल 2025 के अंदर मामला को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा, कॉरपोरेशन की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी। बिलाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट में हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, जिनका तारुफ आपको करवा दूंगा। वैसे तो वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसलाबाद की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हमारे बड़े भाई राना सिकंदर आज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के, ग्रुप लीडर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के। इसके साथ साथ बहुत सारे ओहदे हैं, अगर मैं इनके ओहदे को निभाने लग जाऊँगा तो फिर मेरा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा मैं यहाँ तक इनका इंट्रो करवाता हूँ, इसके बाद से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपको वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शराज भाई,
आपका शुक्रिया, सिटी 41 का शुक्रिया कि मुझे बात करने का मौका मिला। आपका शुक्रिया कि आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और साल के इस आखिरी दिन जो है हमें ये दिन हमें डेडिकेट कर दिया। हम इसी साल के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। ये पूरे सेगमेंट में हमने बात की साल 2024 कैसा रहा। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये साल कैसा रहा। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। साल 2023 में जो सड़कें थी आज भी वही हैं और आज से 13 साल पहले भी वही थी। ठीक है, वही सड़कें हैं। आप मोटरसाइकिलों के साथ भी कारोबार से भी वाबस्ता हैं। गाड़ियों की तादाद जो है मल्टीप्लाई बाय 10 हो गई है, मोटरसाइकिलों की तादाद मल्टीप्लाई बाय 20 हो गई है, सड़कें वही हैं। तो अब से अगले साल में तादाद और बढ़ जाएगी, सड़कें वही रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हमारा डेवलप हो पाया? शराज भाई देखें, आप भी शहर से तल्लक है, मेरा भी 65 में हम यहाँ सादकाबाद से आए, तो ऑनवर्ड आप देखेंगे ये एक निसफ दहाई मुझे इस शहर में रहते हुए हो गई है। तो हमने जो देखा है कि आप लाहौर को देखें या इस्लामाबाद को देखें या कराची को भी ले लें, तो उन शहरों में बहुत सारे डेवलपमेंट के ऐसे काम होते हैं कि जिससे पूरा शहर मुस्तफ़ीद होता है। बदकिस्मती है कि हमारे शहर को इस तरह इसकी रोड्स को एक्सपेंड नहीं किया गया जो अब इसकी ज़रूरत है। अब कैनाल पे चले जाएं, देखें ना लाहौर की कैनाल को कितनी बार उन्होंने अमेंड किया है और उससे अब फिर भी वो अब कम हो रही है। अगले साल और उसको बढ़ा देंगे या कुछ सालों के बाद। हमारे यहाँ शाम को आप जाएं या दोपहर को जब स्कूल के बच्चों को छुट्टी होती है तो पूरा जैम हो जाता है, दोनों तरफ से ट्रैफिक और घंटों जैम रहती है। इसी तरह आप शहर में चले जाएं, तजावज़ात जो लोगों ने नजायज़ सड़कों पे कब्ज़ा किया हुआ है पिछली मैं समझ पौन सदी से 70 साल से कब्ज़ा करके बैठे हैं, उन्हें कोई ख़त्म नहीं करना चाहता। वो सड़कों पे कब्ज़ा किया हुआ है, उस कब्ज़े को ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि हमें नई सड़कें ना दें नई सड़कें, हमारी पुरानी सड़कों की मरम्मत कर दें, उनको बेहतर तरीके से कर दें, ताकि ये जिस तरह जड़ा वाला रोड की बात कर रहा हूँ, आप शिफा हॉस्पिटल जाना हो आपके लिए मुहाल होता है, आपको वो सिंगल रोड ही डबल रोड के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ती है। ये जड़ा वाला रोड टूटा हुआ है। आपका सरगोदा रोड जो चिनोट की तरफ जाता है वो प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, सुस्त रवि का शिकार है। तो 2025 में हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील तक पहुँचेंगे। देखिए, किसी ज़माने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी थी, उसका एक डिपार्टमेंट है बाकायदा पैच वर्क का, कि जहाँ से सड़क टूटती थी उनकी वो गाड़ी आती, उसी दिन उसको लुक डाल के तो वो रिपेयर कर देते थे। अब आप किसी सड़क पे चलें जाए, बल्कि आपके सामने ये जो साहल हॉस्पिटल के नज़दीक है और ये तकरीबन 1 साल से टूटी हुई है। अच्छा किसी बंदे को एहसास तक नहीं है, कोई महकमा काम नहीं कर रहा। अब कमिश्नर साहब अगर सुन रही हूँ तो चूँकि उनके अंडर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्हें चाहिए रोड पे निकलें, आप देखें कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर ऑडिट करें वो पैच वर्क के जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमारे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और हर रोड का आपका ये हाल है। आप जामिया चिश्तिया चौक से आए, मिल्लत रोड पे गुजरें, दोनों साइड पे इतने इतने बड़े खड्डे हैं और उसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं। नई सड़कें तो बननी बहुत दूर की बात है, सड़कों को खुला करना तो बहुत दूर की बात है। जो ऑलरेडी, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ 2000% कि जो ऑलरेडी सड़कें हैं आप तो उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करते। तो ये जो मैं समझता हूँ कि 2024 साल इस लिहाज से इंतहाई मायूस कुन है अदारों की कारकर्दगी के हवाले से, कि कोई अदारा अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा, काम नहीं कर रहा। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ले लें तो इस शहर में सैकड़ों डकैतियाँ और चोरियाँ डेली बेस पे होती हैं और उसके बाद जिन लोगों ने चोरों डकैतों को पकड़ना होता है वही लोग उनके बैग पे खड़े हो जाते हैं जी कि आप इनके साथ सुलह कर लें, और वही लोग दोबारा आके चोरी डकैती करते हैं। ये हमारा माशरा अलमी है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर रेवेन्यू के हवाले से, और टेक्सटाइल हब है ये पाकिस्तान का, इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा, 6 अरब डॉलर, आपकी 30 अरब डॉलर टोटल एक्सपोर्ट है,
6 अरब डॉलर का हिस्सा है यहाँ आपके टेक्सटाइल का और दूसरी अदर जो इंडस्ट्रीज़ है उनका। तो आप देखें उसका जो मैं समझता हूँ कि रेशो के हिसाब से जो इसका हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। अगर सिर्फ वही मिल जाए तो फैसलाबाद का तो नक्शा चेंज हो जाए। लाहौर में आप आए दिन कोई अंडरपास बना रहे हैं, कोई ओवरब्रिज बना रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ चल रहा है। कभी आप रिंग रोड को नया कर रहे हैं, कभी आप एयरपोर्ट नया बना रहे हैं। सारा पंजाब का पैसा रेवेन्यू जो आपने लाहौर में लगा दिया है। इसीलिए लाहौर की अब आबादी भी 2 करोड़ के करीब चली जाएगी अगर इसी तरह करते रहे, और उसके बाद वहाँ पे मसाइल अब भी हैं और बढ़ते जाएंगे। तो शहरों को आपने अब फैसलाबाद से माइग्रेशन, चलें मैं ये कहता हूँ कि इन्हीं सड़कों के ऊपर साल 2024 जो हमने गुजारा, इन्हीं सड़कों के ऊपर गुजारा, टूटी फूटी सड़कों पर गुजारा। इन्हीं सड़कों के ऊपर अगर तो मेंटेनेंस के हवाले से कुछ फंड्स लग जाते हैं तो सड़कों की हालत बेहतर हो जाती है। चलें नहीं होती, इन सड़कों के ऊपर भी हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन सड़कों के ऊपर जब बारिश हो जाती है, फिर जब वो पानी आता है, फिर उस पानी का निकासी का इंतजाम कुछ नहीं है। यानी कोई एक नई चीज़ है, यानी एक चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि सड़कें हैं, सड़कों के साथ पानी का निज़ाम है, फिर पानी के साथ हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। फिर वो पानी जाता नहीं, वो 3-3 4-4 दिन खड़ा रहता है, फिर हम सोचते हैं इसको हमने निकालना कैसे। तो वासा के हवाले से भी हम सुन रहे हैं, साल के आखिर में दिसंबर में हम सुनते आ रहे हैं जी बहुत बड़ा फंड जो है वो मंजूर हो चुका है फैसलाबाद के लिए। वासा के पता नहीं इतने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और वासा जो है अपग्रेड होने जा रहा है, और ये वाकई अपग्रेड हो जाएगा, ये सिर्फ ख्वाब है, सुहाना ख्वाब। अपना ये फैसलाबाद इतने बड़े अमीर लोगों का शहर है। पहले तो ये बदकिस्मती है कि पिछले 3 दहाइयों से यहाँ एक जायका का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जापान शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, जिसमें 1-2 और यूरोपियन कंट्री शामिल है, जो अपने ज़कात के पैसों से, जो अपनी मैं समझता हूँ चैरिटी के पैसों, चैरिटी के पैसे जो हैं वो आपको देते हैं कि जी आपको पानी मिल जाए साफ, आपका निकासी, आपका सिलसिला सही हो जाए सैनिटेशन का। लेकिन बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं हो रहा। अब समझ नहीं आता कि वो पैसे कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं मसाइल हल हुए। अब हमने रोड की बात कर ली, हमने आप वासा पे आ गए। अब वासा की कारकर्दगी भी बिल्कुल वही है। अब मसलन शेखपुरा रोड पे बारिश हो जाए तो इस इलाके के लोग सख्त, मैं कभी इन्होंने नमाज इस्तिस्का अदा ही नहीं की होगी, इसलिए कि यार बारिश हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है और वो घरों में चला जाता है, और फिर 3 दिन पानी की। और मेरे ख्याल में साल 2024 में जो रिकॉर्ड बारिश हुई है वो उसकी तबाहकारियां हमारे सामने थी। हमने देखा है 2-3 दिन शहर जो है ना डूबा रहा है जून जुलाई में। ऐसे ही बिल्कुल। और खास तौर पे जो आप ये बात कर रहे हैं शेखुपुरा रोड की, निशाताबाद, इस तरह के बेशुमार रोड है आप जहाँ गाड़ियाँ डूब गई। हाँ, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, गाड़ियाँ फिर लोग जो मसाइल का शिकार होते हैं। असल में बात वही है कि आप किसी डिपार्टमेंट को अगर डिस्कस करें। आपके सामने वो क्लिप आया था जो इस दफ़ा बारिश हुई थी, वो हॉस्पिटल के अंदर कश्ती लेके जा रहे थे। हाँ, वो खतीजा महमूद हमारे इसी इलाके में है। और आप देखें वो चिब्बा का जो इलाका है तो वहाँ बाकायदा फैसलाबाद में 71 में एक सैलाब आया था जब कश्तियाँ चली थी, तो उसके बाद इस टनोर में कश्तियाँ भी चल गई यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो आप देख लें कि ये होना तो ये चाहिए कि इतने अरसे के बाद हम इस तरह के जो काम है और अपग्रेड कर लें, अपने सिस्टम को बेहतर कर लें। हम सिस्टम को बेहतर करने की बजाय हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सिकंदर साहब, आप ऐसा नहीं है कि इदारे मौजूद नहीं हैं, लोग मौजूद नहीं हैं, वर्कर्स मौजूद नहीं है। आप इनके इदारों में जाएं, आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे, काम होता नज़र आ रहा होता है, बैठे होते हैं, दस्तखत हो रहे होते हैं, फाइलें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, अमला आता है, सुबह 9 बजे पहुँचता है, शाम को 5 बजे छुट्टी करता है। तो ये लुक बिजी डू नथिंग जो है ना, ये क्राइटेरिया, ये कब तक चलेगा? अच्छा भट्ट साहब, आपने बात छेड़ दी, मैं आपको बात बताता हूँ। अभी आप वासा के ऑफिस जाएं, मेरे दोस्त हैं जो MD है वहाँ पे, अमर अजीज़ साहब, मैंने उनके साथ ना, मेरे एक दोस्त है, उनका कोई काम था वासा का ना, अपना सत्याना रोड का, तो उनका काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा जी ये चले, मैंने कहा चले जी हम वहाँ चलते हैं। अब मैं जब गया हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं एटमी प्रोग्राम कोहूटा प्लांट में आ गया हूँ। 4 जगह के ऊपर चेक पोस्टें बनी हुई हैं, पुलिस वाले बाकायदा बैठे हुए हैं। उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस के आगे उन्होंने एक बैरियर लगाया हुआ है, उससे आगे एक बैरियर है, हाँ जी, फिर आगे गेट के ऊपर बंदे खड़े हैं। 3 जगहों पे आप रुक के
शनाख्त करवा के, शनाख्त परेड करवा के बकायदा, फिर वो कहते हैं आपने ये यूटिलिटी सर्विसेज का ऑफिस है, यहाँ पे रसाई आसान होनी चाहिए लोगों जैसे की। खुफिया ऑफिस में जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे था जैसे मैं शायद किसी फौजी तनसीबात में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे इस तरह पूछा जा रहा है, और मैं हैरान परेशान। मैंने देखा कि यार लोगों की तो आसान रसाई होनी चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, काम क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते कि जबकि आपकी उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी पे आप आसानी से नहीं मिल सकते, क्योंकि फील्ड में जो आपके सब डिवीज़न ऑफिसेज हैं वहाँ लोग काम नहीं कर रहे होते। तो लामहला आपने उनकी शिकायत कहाँ करनी है, उससे अभाव वहाँ आप पहुँच नहीं सकते। कोई बंदा कहे जी मैंने शिकायत करनी है या मैंने मिलना है, उसको वो अंदर ही नहीं जाने देते, कहते हैं आप जाओ उस ऑफिस में, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हेल्पलाइन पे ये अभी आप सरप्राइज विजिट अभी रख लें, मैं और आप प्रोग्राम के बाद चलते हैं, आप देखें वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सूरत हाल। अगर ये रहेगी तो मसाइल हल कैसे होंगे? राना मोहम्मद सिकंदरी आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी एट 10 में हमारे साथ राना सिकंदरी आजम खान साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम फैसलाबाद शहर ने क्या खोया और क्या पाया साल 2024 में, और 2025 से हमारी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। राना साहब ये बताइएगा, साल 2024 के हवाले से हमने बात की, एजुकेशन और सेहत एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में आपने अपने प्रेसिडेंटशिप में बड़ी तवज्जो दी है, ख़ास तौर पर हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से भी। तो हम देख रहे हैं कि अब जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, और मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर उनको जो उनकी डील की जा रही है। और हॉस्पिटल्स के हवाले से हमने देखा कि एक MRI मशीन है हमारी जो घूमती रहती है पूरे डिवीज़न के अंदर ही, तो हमारे पास मशीनें ही नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर लिफ्ट नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर किसी की लाइट चली जाए तो 2-3 दिन लाइट नहीं बहाल होती है। तो हम सेहत की और एजुकेशन की कैसे सहूलियात फराहम कर सकते हैं इस शहर को, 1 करोड़ की आबादी वाले डिवीज़न को, कि जहाँ पर हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है? देखें, सबसे पहले ना एजुकेशन की तरफ आते हैं। यही बात है कि आप देखें कि 10 साल पहले जिन स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की तादाद मसलन 10,000 थी, अब आपने वो 6,000 पे ले आए, 4,000 आपने प्राइवेटाइज कर दिए हैं, पीमा को दे दिए कि ये जी हमसे नहीं चलते। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर वो अपने अदारे को इस तरह प्राइवेटाइज कर रही है, और ख़ास करके एजुकेशन को, इसका मतलब है कि वो नाअहल हुकूमत है, उससे वो कंट्रोल खो चुकी है, उसके पास उसको चलाने के लिए वो बासलाहियत लोग सकत नहीं है। हाँ, सकत एक चीज़ और होनी है, आपने इसकी पेमेंट करती है बाकायदा गवर्नमेंट, हाँ। लेकिन आप सिस्टम को इस तरह का फुल प्रूफ नहीं बना सके, या इस तरह मैनेजमेंट को बेहतर नहीं कर सके कि आपको वो अदारे गवर्नमेंट के छतर छाँव से निकल के तो आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान उसका ये है, देखें आपने हर बंदे को अगर आपने एजुकेशन देनी है पूरे रीजन में, शराज भाई हम लिटरेसी रेट में सबसे नीचे हैं। आप श्रीलंका देखें, वो 100% लिटरेसी रेट है, बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया बहुत आगे है हमसे। तो ये क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में यहाँ हर चीज़ है, इसके बावजूद वसाइल के होते हुए हम कोई काम इस तरह का नहीं कर सके कि जिसको हम कहें जी कि देखें ये हमारा अदारा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये काम चल रहा है, और इसका तल्लक 25 करोड़ लोगों के अलावा आपकी उस आबादी के साथ ज़्यादा है जिनके पास वसाइल नहीं है। अब वो बच्चे कहाँ पढ़ाएं? अब प्राइवेट कोई स्कूल जो है वो 1000 से कम उसकी फ़ीस नहीं है। जो छोटे से छोटा बहुत लो लेवल का प्राइवेट स्कूल है वो भी 1000 रुपया फ़ीस लेता है। अच्छे स्कूल जो हैं थोड़े से भी बेहतर, और फिर वो आपको 10 मरले की बिल्डिंग में नज़र आएंगे, 5 मरले की बिल्डिंग में नज़र आएंगे। आप जो एकड़ों के स्कूल हैं जहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है, जहाँ पे आपको खुले क्लासरूम, पूरे क्लासरूम है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप कह सकते हैं कि जी ये एक प्रॉपर स्कूल है। जी स्कूल है जिसको स्कूल कहा जाता है। वहाँ आपको नाकामी क्यों मिल रही है?
वो 5 मरले में डब्बा नमा बने हुए स्कूल में 6,000 रुपया फीस ली जा रही है, और जहाँ 20 रुपये फीस है। 20 रुपये वहाँ क्यों नाकामी है? तो देखिए नाकामियाँ हमकी इस तरह की हैं जो बहुत ज़्यादा। अब आ जाएँ आप सेहत के हवाले से। आप सबसे पहले तो जो अमला है सेहत का, तिब्बी, उनका रवैया, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ आप जो लोगों के साथ, अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में ना जाते वो हैं जिनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, वो लोग तो पहले ही माशरे के वो लोग हैं कि जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। उन्हें आप हमदर्दी दो, उनके साथ खुश खंदा पेशानी से मिलो, उनकी बात सुनो। वहाँ पे आपको जो गेट के ऊपर चौकीदार है वहाँ से उसकी तजलील शुरू होती है और एंड डॉक्टर तक उसकी तजलील है। मैं कहता हूँ जी ये भी मेरा चैलेंज है, क्योंकि मेरा वास्ता रहता है। आप MS साहब को फ़ोन करें, अगर आपका फ़ोन अटेंड कर जाए मुझे पता नहीं होता। आप उनके ऑफिस चले जाएं तो बाहर उनका, अंदर वो अकेले बैठे होंगे और बाहर उनका जो PA है वो या PN है वो कहेगा जी साहब तो मीटिंग में है या वो गए हुए हैं, अंदर मीटिंग हो रही है। और कोई मीटिंग, ये सरकारी हॉस्पिटल की है। मैं बिल्कुल, हम वो लोग हैं जिनका जो इन चीज़ों के आई विटनेस है। हाँ, कि क्या डील किया हुआ इनको। हाँ। और बारहा कि आप फ़ोन करो, आपका फ़ोन ही नहीं अटेंड करेंगे आगे, यानी उनको यार क्या मैं बताऊं। इसलिए ये दिन ब दिन हमारे अदारे डूबे क्यों हैं? रवैये तब्दील करने की जरूरत है। रवैये सबसे पहले। अच्छा, आप उनको फ्री है, ये अलाइड हॉस्पिटल है, सैकड़ों की तादाद में उसके चारों तरफ आपको मेडिकल स्टोर मिलेंगे। हाँ शराज, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर वहाँ मेडिसिन फ्री है, आपका इलाज फ्री है, तो वो 500 मेडिकल स्टोर किस वजह से चल रहे हैं? बताएं ना जी। इसका मतलब है आपको बाहर से पट्टी भी वहाँ लोग खरीदते नजर आएंगे, पट्टी करने वाली हर मेडिसिन, वो इंजेक्शन। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है तो आप ये नहीं कि पहले उससे मंगवाएंगे जी। हाँ। जब उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाएंगे फिर पर्चियों की लाइन लगेगी, ये ले आओ, ये ले आओ, ये लो। वो बंदा मरीज जो है उसके लवाहकीन मर जाते हैं। अच्छा, वो ये भी नहीं देखता कि यार इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी सर्जरी वाली वो दवाइयाँ आ रही हैं जो गायनी की हैं, भाई बिल्कुल उल्टा आ रही हैं। अब हार्ट का वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा, आपको हार्ट की दवाइयाँ लेके दे जा रहे हैं, वो ले आ रहा है बंदा। मैं कहता हूँ लूट मार का एक ऐसा बाजार गर्म है और ये सिर्फ कोई रोकने वाला नहीं है। ये सिस्टम जो है ना, और गरीब की सुनवाई नहीं है। शराज, सबसे बड़ी बात है जो हम करते हैं, आम बंदे की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि आम बंदे को आप किस तरह ट्रीट करते हो। मैं समझता हूँ बीइंग ए मुसलमान हमारा माशरा जो है उसको इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ पे हम बैठे हैं, आप मसीहा, वो जो लफ्ज़ है ना मसीहा, वो आप कहीं ढूंढ लें, वो सिर्फ किताबों में आपको नज़र आता है, तो अखलाकन और चीज़ नहीं। मैं कहता हूँ कि जब मरीज़ डॉक्टर से खौफ खा के कि आगे से मुझे झिड़कना दे, वो आपसे बात करे तो आपने क्या इलाज करवाना है या क्या होना है, उसको ये खौफ हो कि मुझे ऐसे ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस एनवायरनमेंट को भी चेंज करना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट जो दावे करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा मकसद एक गवर्नमेंट का नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो ये कभी भी मेडिकल स्टोर 1 से 10 और 10 से 20 और 10 से 500 ना हो आपके इर्द गिर्द हॉस्पिटल के। अगर वहाँ आप ये इंश्योर कर दें कि जो हॉस्पिटल के अंदर आ गया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को संभालती है, इस तरह हॉस्पिटल ने अपने मरीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि ये मरीज़ मेरा है, अब मैंने इसका इलाज करना है। रियासत जो कहते हैं ना, रियासत माँ की तरह होती है। माँ नज़र कैसे आएगी? माँ नज़र आएगी अगर वो उस तरह के काम करेगी। अगर आप देखें, मैं बड़ी ऐसी बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर, गेट के अंदर एंटर होने के बाद ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उस माँ की ज़िम्मेदारी है कि जी ये मेरा बच्चा, मेरा रियासत का बच्चा मेरे पास आ गया है, तो अब मैंने इसको ट्रीट करना है, उसको ज़बा नहीं करना, उसका इलाज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सियासी चीज़ नहीं होती या किसी को कंडेम करने की, ये ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना, अभी पिछले टेनोर में
शायद कोई अच्छे साहब आए होंगे उस वक्त के, उन्होंने एक सेहत कार्ड निकाल दिया, वो 10 लाख का इलाज हो रहा था। मैं समझता हूँ कि कम से कम इलाज तो लोगों का होना शुरू हो गया, कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, आपने वो भी बंद कर दिया। अब सोचे तो सही, फ्री दवाई आप नहीं देते, इलाज कंप्लीट आप नहीं करवाते। अगर आपके हाथ में वो एक ऐसा टूल आ गया था कि जिससे प्राइवेट हो या सरकारी हो, बंदा इलाज तो करवा लेता। और वो वाकई हो रहे थे। हाँ मेरे जी, भी कई अजीज हैं जिन्होंने वो आप उनको मैसेज करते थे, आप इस इलाज के अहल हैं, आपके इतने पैसे हैं, सालाना आप इतने की सर्जरी वगैरह। शराज साहब, आप अपने सिस्टम की लीकेजेस को रोकने की बजाय, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की बजाय, आप ये इल्ज़ाम लगा के कि ये जी यहाँ करप्शन है, यहाँ किसने ख़त्म करनी है? नालायकी नाहली को किसने खत्म करना है? प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में अगर आप उसी प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाते, ना कि एक पर्सनल ग्रजेस की बिना पर वो खत्म कर दें, तो मेरे ख्याल ये एक वाकई काबिल अफसोस भी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे थोड़ी कारोबार के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। साल 2024 कैसा रहा? साल 2024 अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो कैसा रहा? साल 2024 सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कैसा रहा? साल 2024 कारोबार के हवाले से कैसा रहा? इस पर भी बात करेंगे राना सिकंदर आजम साहब से। राना साहब, आपने भी बीच में सोलर का बिजनेस शुरू किया था। हमने देखा था कि जब बिजली के बिल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा है। मेरे घर के भी, आपके घर में भी अखराजात का सबसे ज़्यादा पोर्शन, मेरे ख्याल में राशन से ज़्यादा पोर्शन बिजली के बिल ले जाते हैं, अगर आपके सोलर नहीं लगा हुए बशर्तिया। तो मेरे ख्याल में एक हवा चली सोलर की कि सोलर लगवाएं जी, और फिर जो करियाना स्टोर चलाते थे, ज़ुबैर करियाना स्टोर प्लस सोलर सेंटर, उसने भी वहाँ सोलर सेंटर लिख दिया और वो भी सोलर लगाना शुरू हो गया। फिर हवा इतनी ज़्यादा चली हमारे मुल्क में, एक वो जिसे कहते हैं गो विद द फ्लो वाला काम होता है, और जिस तरह से चीज़ ऊपर जाती है उसी तरह से फिर वापस नीचे भी आती है, और वो एक शुरली की तरह वापस आ गया सोलर का ट्रेंड, वो रुझान ख़त्म हो गया। ये रुझान क्यों ख़त्म हुआ, किस तरह से ख़त्म हुआ? क्या ग्रीन मीटरिंग एक वाहिद वजह से जिसकी वजह से लोगों ने सोलर लगाना बंद कर दिए और सोलर लोगों ने बेचना भी बंद कर दिए? नहीं, मैं समझता हूँ आंसर ये है कि ग्रीन मीटरिंग जो है उसकी भी हौसला शिकनी शुरू हो गई, और दरमियान में वापडा ने वो जो ख़रीदो फरोख्त और उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मीटर के अंदर सिस्टम था, मुझे नहीं समझ आई। मेरे घर का बिल 1.5 लाख नहीं रुका गर्मियों में, 18 kVA का मैंने अपना सिस्टम लगाया। वो ग्रीन मीटर को ही नहीं आप समझ सकते कि ये क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया। नंबर 1। नंबर 2 आ गया कि जितनी अफोर्डिंग क्लास थी, अब देखें ना, अभी पहले यही 120 रुपये वाट यानी था, अब वो आ गया 30 रुपये वाट पे, 20 रुपये वाट पे। आप देखें ना कहाँ से गिरा है, कहाँ से, और कितना प्रॉफिट अवलीन कारोबार करने वालों ने चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया होगा। अब जब हर चीज़ वो ज़्यादा हो गई है तो उस हिसाब से अब लोगों ने चूँकि वो सारा इंस्टॉल भी करवा लिया था, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी आई हैं कि लोगों के पास ना अफादियत नहीं रही इसकी। अब इसी में आप लगा लें कि क्या किसी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये सोचा, सनतकार ने सोचा कि, या गवर्नमेंट, कि यार इतने अरसे तक हम चीज़ इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद इन लोगों को क्यों नहीं बैठाते यार, ये ज़मीनों के कारोबार में पैसे कमाने लग गए हैं, इनको कहें जी आप ये बनाएं, सोलर पैनल बनाएं, आप ये इन्वर्टर बनाएं, आपका भारी बैटरियां बनाएं। इधर से आप रोना रोते हैं कि जी हमने पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट नहीं। भाई आप इंपोर्ट बिल पे आप गवर्नमेंट का जो असल जी कमाई का जरिया है ना, वो आपकी इंपोर्ट है। 80% आपका रेवेन्यू इससे हासिल होता है, 80% इंपोर्ट से। उन्हें भले मुल्क मरे या डूबे, FBR को और गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अच्छा, वो वहीं पे पूरा, हालांकि उसमें बहुत सारी लीकेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी कबाहतें हैं कि अभी ख्वाजा आसफ साहब का आपने बयान सुना होगा कि एक कलेक्टर जो है वो 60 करोड़ की करप्शन करता है महीने में या साल में। एक ख्वाजा आसफ साहब का बयान है, किसी और का नहीं, एक आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, और गवर्नमेंट का जो सेकंड इन कमांड बंदा वो कह रहा है कि कलेक्टर कस्टम जो है वो करोड़ों की करप्शन करता है। किसने रोकनी है, किसने करनी है? हमारी डायरेक्शन ही नहीं सही। देखें जी, ये
रोक लगाएं। आपकी ज़रूरी ज़मीनें ये हाउसिंग सोसाइटियाँ खा गई हैं, आपकी इंडस्ट्री को ये हाउसिंग सोसाइटियाँ खा गई हैं। अब जब तक आपने इन चीज़ों को नहीं रोकना, और आपके सरकारी हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल खुम्बियों की तरह उग रहे हैं रोज़, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो किस तरह बनी है? इसीलिए कि वहाँ पैसा है, वहाँ अब वो बिज़नेस बन गया है, एजुकेशन बिज़नेस, सेहत बिज़नेस और हाउसिंग सोसाइटियाँ आपका बिज़नेस। अभी इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप इन लोगों को गवर्नमेंट मिल बैठे और ये सारे सर जोड़ के कहें कि यार ये हमारे पास 300 चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, इस साल हमने वादा करना है कि इनमें से 20 चीज़ों को अगले साल इंपोर्ट नहीं करना, हम इसकी इंडस्ट्री लगाएंगे। आप उस इंडस्ट्री को देखें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंपोर्ट देखें। जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे, आप इंपोर्ट करते रहेंगे, आप ट्रेडिंग मुल्क बनता जाएंगे कि जी हमने बाहर से बनी हुई चीज़ें लानी है, बेचनी है। अच्छा, रोज़गार क्यों नहीं है? हम लोग राणा साहब मैन्युफैक्चरिंग की बात आपने की है, हम लोग माचिस के अलावा या चारपाई के अलावा पाकिस्तान की मेड क्या है? मैं मतलब जनरली मैं आई एम नॉट बीइंग इंसल्टिंग, लेकिन मैं बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग रेप्लिका चीज़ें बनाते हैं। हम लोग चॉकलेट स्प्रेड की बात करें तो उससे लेके बटर से लेके हर चीज़ तो हम रेप्लिका बनाते हैं। हमारी हर चीज़ जो क्वालिटी की चीज़ है वो इम्पोर्ट हो रही होती है, वो इम्पोर्ट हो रही है। अच्छा, जो हम यहाँ पर अल्टरनेट लोगों को देते भी हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। एक ट्रस्ट इशू भी है ना कि मेड इन पाकिस्तान। ट्रस्ट कैसे देखें, पता क्या है, अब अखबार की खबर थी कि लाहौर में फूड अथॉरिटी ने 1070 दुकानों का सैंपल लिया दूध का, तो उसमें से 956 वो अपना जो है सैंपल पास नहीं हो सके। अब जब ये, अच्छा, आप रोज़ आपके टीवी पे हम देखते हैं सिटी 41 पे कि जंग में जी 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, उनको खोल के तो नाले में बहा रहे होते हैं। गाड़ी लगाई है दूध वाली, बड़ी स्टील की बड़ी गाड़ी है, वो दूध का। भाई इन लोगों के लिए सजाए मौत रखो। आप एक चलान किया, दूध उसका गिरा दिया, उसके बाद 2 महीने बाद वो 2 घंटे नहीं, 2 घंटे बाद ही वो नया बना के, वो मशीनरी से ही बनाना है, वो मशीनी भैंसे हैं उनके पास, वो 2 घंटे बाद बना के एक शख्स जो आपकी सेहत के साथ खेल रहा है। इसीलिए आपके हॉस्पिटल क्यों आबाद हैं? अगर आप देखें ना जी, कैंसर क्यों फैल रहा है? अब जब आप टीवी पे बैठ के, ये भी बिजनेस है, लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल के साथ चलेंगे। पाम ऑयल जो है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं या दूध है, अच्छा चाय की पत्ती में मिक्सिंग आप पकड़ रहे हैं, अगर आपने पकड़ लिया वो दोबारा कैसे वो काम कर रहा है? मैं कहता हूं जी कि दोबारा अगर आप उसको सजा इतनी मिल जाए और उसकी फैक्ट्री सील हो जाए, किसी दूसरों के लिए आप निशाने इबरत तो बनाओ। चाय मिक्स, दाल मिक्स, हर चीज़ में मिक्सिंग हो रही है, रोज़ पकड़ते हैं, और उसके बाद वो बंदा धड़ल्ले से काम कर रहा होता है, उसके सिफारिशी को पकड़ के उसे भी अंदर डाल दें 20 साल के लिए और उसको भी डाल दें। हाँ, मैं देखता हूँ कि अगर गुज़िश्ता कई सालों से जो जाली दूध जो है फरोख्त अगर हो रहा है सड़कों के ऊपर, वो आज भी हो रहा है और आज भी लोग खरीद रहे हैं। 100 रुपये 125 रुपये किलो जो है वो दूध आज भी 80 रुपये। जब 80 रुपये वाला स्पीकर पे अनाउंस कर रहा है कि जी आओ दूध ले लो 80 रुपये, उसको पकड़े कि यार 80 रुपये मुझे ये 200 से कम बंदे को भैंस वाला दूध खालिस मिल ही नहीं सकता। ये अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अभी तक इनके ऊपर हम नकेल डालने में नाकाम क्यों रहे हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। राना सिकंदर आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। राना सिकंदर आजम साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट है, अब हमने मसाइल बड़े डिस्कस कर लिए, अब हम साल 2025 को डिस्कस करेंगे। होना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है, आप तवक्को क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखें शराज भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया। मैं बहुत मुतमिन हूँ अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपनी आज़ादी से, अपनी सब कुछ से। जब मैं नेबर्स में अपने मुसलमान भाइयों की हालत देखता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। तरक्की अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई बंदा भूखा सोता होगा। खुशहाली है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अप हुआ है। अब देखें जो 20 साल पहले मामूली काम करते थे, साइकिल सवार थे, आज अल्लाह ने उन्हें V8 और बड़ी गाड़ियाँ दी हैं।
अब दूसरे लोगों को भी आप देखें जिसके साइकिल आप नापैद हो चुका है, साइकिल यहाँ ईगल और शराब और मुख्तलिफ और चाइना के बिकते थे, कहाँ है अब? तो ये इस बात की निशानी है कि लोग मोटरसाइकिल पे ट्रांसफ़र हो गए हैं, गाड़ियों पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। उनके ये जो शिफ्टिंग है उसमें आप देखें अच्छे घर, अच्छी हाउसिंग सोसाइटियाँ, लिविंग स्टैंडर्ड, खाने पीने का अंदाज, स्कूल्स और ये सारा कुछ आप देखते हैं तो ये बहुत ही खुशहाली की नज़ीर मिलती है। अब प्रॉब्लम जो है, देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर सका, लोगों की तरक्की है, सियासतदानों की तरक्की है, जो इस पे हुक्मरान है वो बहुत तरक्की याफ्ता है, उनके पास बहुत माल है, सब कुछ है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी, उसने भी बहुत पैसा कमाया, ट्रेडर ने भी कमाया। कोई यहाँ ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं है। अब यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं असल में, कि ब्रेन आउट क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आपने रोज़गार के मौके, जो मैंने पहले बात की है कि हमने इंडस्ट्री उस तरह ना चलने दी है, ना चलने देते हैं, उसमें सरकारी महकमों का भी बहुत दखल है, बहुत 10 लाख बंदा गया बाहर। हाँ, तो अब देखें ना जी, अभी 3 दिन पहले एक और न्यूज़ थी कि 33 लाख लोगों ने इस साल पासपोर्ट अप्लाई किया, 33,66,000 लोगों ने, और जो 6-6 महीने मिल नहीं रहा था। तो अब देखो 33 लाख लोग क्या सिर्फ उम्र हज पे तो नहीं जा रहे ना, बाहर जा रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। एजुकेशन यहाँ आपने जिन पैसों में आपने एक नाकस तालीम देनी है, वहाँ वो उन्हीं पैसों में बच्चे बाहर जाके पढ़ लेते हैं। ये साल भी हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो। वो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, वो अपनी डायरेक्शन सीधी कर लें और अपनी सोच सीधी कर लें कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क तो बुरे नहीं होते, और मुल्क मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, यकीन माने इस जैसा मुल्क आज़ादी वाला भी कोई नहीं है, जहाँ आप बैठ के हर बात, अब टीवी पे हमने कितनी डिस्कशन की है। अभी आप जाएं ना जी मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क में, किसी की जरूरत है कोई बैठ के बादशाह को डायरेक्शन देने की बात करे या उसके बारे में बात करें, तो आज़ादी इज़हार राय भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आप हर मर्जी से, हाँ, चारों मौसम है हमारे पास, क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। अब जो नहीं, अच्छा, ये जो लोग हमारे सिर्फ एक मरी को देखते हैं जी, हमने मरी जाना है या आगे जाना, भाई पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो आप, लेकिन उसमें वजह क्या, आप कोयटा कोई जा नहीं सकता, ज़ियारत कोई जा नहीं सकता, इतना खूबसूरत यानी मौसम है वहाँ का। इसी तरह इससे भी बेहतर कि जहाँ कायदे आज़म ने आखिरी अयाम गुजारे, इतनी बर्फ़बारी, इतनी खूबसूरती और सारा कुछ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नहीं ले जाने देती। आपके पास बेहतरीन ग्वादर का साहिल है, वहाँ नहीं आप जा सकते, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कराची आप वहाँ नहीं जा सकते। तो ये अगर अदारे, ये पाकिस्तान वो है जहाँ यूरोप के लोग 60 की दहाई तक, 1977 तक पूरा यूरोप यहाँ कराची आता था, इस्लामाबाद आता था, लाहौर आता था। लाहौर के शालामार बाग में मैंने खुद अंग्रेज़ों को बसें भरी हुई देखी हैं, और ख़ास करके तुर्की के लोग बहुत आते थे। तो ये सारा, अच्छा, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 80 की दहाई तक पूरे मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। अब आप रिवर्स गेयर ला के है, तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ज़हीन लोग हैं, और इसीलिए अगर ये ज़हीन लोग ना हों और कामचोर भी नहीं है। अच्छा, जोग्राफियाई लिहाज से भी देखें तो पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन जगह पर वाक़ है, करीबी चाइना है, साथ ही मतलब आपको एक वो जो सी पैक का एक मंसूबा है वो है, मतलब उससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम लोग शायद फ़ायदा इस वजह से नहीं उठा पाते क्योंकि गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। ये एक वजह है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को परफॉर्म करने देना चाहिए। हुकूमतें वैसे आगे परफॉर्म करती हैं तो मुल्क को संभालती हैं। कोई भी डिलिबरेटली हुकूमत नहीं चाहेगी कि मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा मुल्क जो डूब जाए। हुकूमत ये पर्सनली, हाँ, अपना पर्सनल गेन चाह रहा होता है, हर शख्स चाह रहा होता है कि मैं पॉलिटिकल एक पर्सनल गेन चाहता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो, मेरा रहन सहन अच्छा हो, हर पॉलिटिशियन ये चाहता है। लेकिन कोई पॉलिटिशियन ये दिल से नहीं चाहेगा कि मैं इस मुल्क को डुबा दूँ। शराज साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है इन पे, और मैं समझता हूँ कि यही इसका सलूशन है। अब आप देखें कि
जब एक पार्टी को आप 5 साल पूरे करने देंगे और उसके बाद आप फॉर्म 47 ना लेके आए, आप 45 पे रहने दें, लोग उसका फैसला करें कि हमने किसको लाइक करना है, किसने हमारा मेयार ज़िंदगी बेहतर किया, किसने मेरे मुल्क के लिए काम किया, किसने मेरी सेहत के लिए काम किया, किसने मेरी एजुकेशन के लिए, किसने मुझे बेहतर एनवायरनमेंट दिया। आप लोगों को फैसला करने दें। लोग इतने बाशऊर हैं कि जिसको आप कहें ना जी कि लोग फैसला नहीं कर सकते। मैं अब इस इलेक्शन के बाद, चूँकि मैंने खुद कंटेस्ट किया है जमात इस्लामी की तरफ से MNA का इलेक्शन, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन ने एक बात बता दी है कि लोगों के अंदर शौर भी है, लोगों के अंदर सोच भी है और लोग बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। आप अपने फैसले ना करें, आप लोगों को फैसले करने दें। ये मुल्क 2-3 इलेक्शन के बाद रिफाइन हो जाएगी सियासत भी, और लोग कर देंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे। वो भले कोई एक बार आप मोहब्बत से किसी को वोट डाल सकते हैं, चीज़ें अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाएंगी अगर तो गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दिए जाएं। उम्मीद है कि अगला आने वाला साल जो है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारी यूथ जो कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसके लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना सिकंदर आज़म खान साहब का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगले साल यानी अगले शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।